हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, तो जरा ध्यान दें। प्रश्न है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इनके अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो ध्यान रखें, प्राच्य वर्ग में। किसमें? प्राच्य वर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो ध्यान रहे, 13 स्वर माने हैं और 38 व्यंजन माने हैं, दोनों को मिलाकर 51। ठीक है, कितने हुए? 13 स्वर और 38 व्यंजन, दोनों को मिलाकर 51 ध्वनियां, 51 वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला प्रश्न है, लल्लू जी लाल द्वारा रचित रचना नहीं है। तो ध्यान रहे, चंद्रावती लल्लू जी लाल द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंगवधु किसकी रचना है? तो ध्यान रहे, कवि दादू दयाल की। ठीक है, कवि दादू दयाल की रचना है अंगवधु। ठीक है, यह एक काव्य संकलन है। किसने किया था? तो ध्यान रहे, दादू दयाल की वाणियों का संकलन है, जिसे रज्जब ने किया था। किस नाम से? अंगवधु नाम से। ठीक है, और हरडे वाणी नाम से किसने किया था? तो हरडे वाणी नाम से किया था इनके 2 अन्य शिष्यों ने। ठीक है, तो ध्यान रखें, अभी बात हो रही है अंगवधु की, तो ध्यान रखें, कवि दादू दयाल की वाणियों का संकलन है और यह संकलन रज्जब ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान रहे, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय जी का एकमात्र उपन्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य, शब्दों पर ध्यान दें, विरोधी आचार्य कौन है? तो ध्यान रहे, आचार्य विश्वनाथ जिनका समय है 14वीं शताब्दी। ठीक है, ये कौन है? तो ये विरोधी आचार्य हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के। ठीक है, अगला प्रश्न है, भावातिरेक को अनिष्टकर किसने माना है? तो ध्यान रहे, आचार्य प्लेटो ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है। अगला प्रश्न है, रुद्रट भामे दंडी उद्भट। ध्यान दें, रुद्रट भामे दंडी उद्भट, इनमें से अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो ध्यान रखें, आचार्य भामे अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। ठीक है, भामे का नाम याद रखें, इनका समय है 6वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, पश्चिम के आचार्यों ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है। ठीक है, तो पश्चिम के किस आचार्य ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो ध्यान रहे, अरस्तु ने माना है। ठीक, अगला प्रश्न है, कारित्री और भावित्री प्रतिभा। तो ये 2 प्रतिभाएं हैं, कारित्री और भावित्री। ठीक है, इनका विभाजन किसने किया है? तो नाम है आचार्य राजशेखर ने कारित्री और भावित्री प्रतिभा का विभाजन किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें, यहाँ पर दोस्तों पंक्ति है, जरा ध्यान देंगे, क्या है? कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन,
कर्मठ कठमलिया कहे, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो, राम दुलारे दीन। तुलसी त्रिपथ बिहाय गो, राम दुलारे दीन। इनमें से त्रिपथ का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखें, त्रिपथ का अर्थ है दोस्तों कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, ये सभी त्रिपथ हैं। क्या है? त्रिपथ। ठीक है, ध्यान रखें और ये दोहा भी याद रखें। पंक्ति है, कर्मठ कठमलिया कहे, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो, राम दुलारे दीन। ठीक है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, ये 3 त्रिपथ बताए गए हैं इन पंक्तियों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, ढलमल ढलमल चंचल अंतल, ध्यान से सुने, ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलमल झलमल तारा, झलमल झलमल तारा। इस पंक्ति में मुख्यतः किसका वर्णन है? तो ध्यान रहे, नदी की धारा का। नदी की धारा का वर्णन है इस पंक्ति में। ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलमल झलमल तारा। ठीक है, नदी का वर्णन, नदी की धारा का वर्णन। ठीक, अगला प्रश्न है, पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दें, संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम, आबत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। आबत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रहे, कुंभन दास की। कुंभन दास की पंक्तियां हैं और कुंभन दास अष्टछाप के कवि भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करना दोस्तों। ठीक है, ध्यान देंगे, पंक्तियां हैं, गौर करें। बहु बीती थोड़ी रही, बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए। बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ी मीन्स थोड़ी। ठीक है, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी के, बसी वृंदावन आए। हित ध्रुव बेगी बिचारी के, बसी वृंदावन आए। यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रहे, ध्रुवदास की। ठीक है, ध्रुवदास की पंक्ति है और पंक्ति में ध्रुव नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखें। मेरी मदर बहुत ज्यादा इस दोहे को दोहराती हैं। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, पंक्ति है, जरा गौर करेंगे। बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी के, बसी वृंदावन आए। यह पंक्तियां ध्रुव दास जी की हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो सबसे पहला लेख लिखा किसने? मुकुटधर पांडे जी ने। मुकुटधर पांडे जी ने किसके समर्थन में? छायावाद के समर्थन में। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात, संशय की एक रात किस पर आधारित रचना है? तो ध्यान रहे, राम के संशय पर, राम के संशय पर आधारित रचना है संशय की एक रात, जिसके रचनाकार हैं नरेश मेहता। ठीक, अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, यह यात्रा वृतांत किसका है? तो ध्यान रहे, अज्ञे का यात्रा वृतांत है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, इनका यात्रा वृतांत है अरे यायावर रहेगा याद। और अज्ञे उपाधि किसने दी थी इन्हें? तो ध्यान रखें, जैनेन्द्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पथ के साथी, हम हशमत, लौट आओ धार तथा मित्र संवाद, इनमें से संस्मरण विधा की कृति कौन सी नहीं है? तो ध्यान रहे, मित्र संवाद, मित्र संवाद संस्मरण विधा की कृति नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पथ के साथी महादेवी वर्मा, हम हशमत कृष्णा सोबती, लौट आओ धार, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संस्मरण हैं। ठीक, जबकि मित्र संवाद संस्मरण नहीं है, साक्षात्कार है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका उपन्यास जिसमें औपनिषदिक
कथा का आधार लिया गया है वह उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान दें, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है जिसमें औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है। अगला प्रश्न है महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया तथा अमन का राग, इनमें से पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? ध्यान रहे, अमन का राग। अमन का राग पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है। इसके अलावा महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया ये सभी पौराणिक कथा पर आधारित रचनाएं हैं। ठीक है, और अमन का राग किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ठीक है, ध्यान रखें। और कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह किसका है? तो ध्यान रहे, कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह जी का है। शिव प्रसाद सिंह जी। ठीक है, कर्मनाशा की हार याद रखें, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखें, आम्रपाली, आम्रपाली राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक है। ठीक है, याद रखें, आम्रपाली। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, शारदिया, शारदिया गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो सुमन राजे। ठीक है, सुमन राजे की रचना है शारदिया। ठीक है, और ये गद्य काव्य कृति है। यहाँ पर एक नोट है, जरा ध्यान दें, यूजीसी नेट ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सुमन राजे माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास में ये पुस्तक है किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की। इसके अनुसार इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शारदिया गद्य काव्य कृति दिनेश नंदिनी चौरड़िया, ठीक है, यानी डालमिया की है। किसकी? दिनेश नंदिनी चौरड़िया यानी डालमिया की है। ठीक, तो ध्यान रखें, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा डाउट है, स्पष्ट हो गया है। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों, यूजीसी ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सुमन राजे माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें यह पुस्तक दिनेश नंदिनी डालमिया जी की बताई गई है। कौन सी? शारदिया। तो दोनों ही ऑप्शन याद रखेंगे, सुमन राजे भी और दिनेश नंदिनी भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, और सुमन राजे का उपन्यास है दोस्तों हिंदी साहित्य का अधूरा उपन्यास या आधा इतिहास। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक, अगला प्रश्न है, फांसी, फांसी नीलम देश की राजकन्या, पाजेब तथा अमर वल्लरी, इनमें से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। ठीक है, तो अमर वल्लरी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। इसके अलावा फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब ये तीनों की तीनों कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और फांसी कहानी को जैनेन्द्र की पहली कहानी मानने पर भी बहस हुई है कि खेल कहानी मानी जाए पहली या फांसी मानी जाए। ठीक है, तो ये मैंने अपने रामबाण संकलन के जो वीडियो बनाए हैं उसमें बात क्लियर की है, तो आपके पास समय हो तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की कहानी है एक प्लेट सैलाब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी, भीष्म साहनी जी का नाटक है रंग दे बसंती चोला। ठीक, अगला प्रश्न है, यह पतबंधु था, यह पतबंधु था, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रहे, नरेश मेहता, नरेश मेहता जी का उपन्यास है यह पतबंधु था। अगला प्रश्न है, नाच्यो बहुत गोपाल, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? तो ध्यान रखें, निर्गुणिया। ठीक है, निर्गुणिया नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, निर्गुणिया जयशंकर प्रसाद के एक नाटक की भी
नायिका है, ठीक है। तो ये निर्गुणिया से संबंधित 2-3 प्रश्न बनते हैं अलग अलग नाटक विधाओं में, ठीक है। ये पात्र रही है, तो ये पात्र आप अच्छे से पढ़ लें जहां कहीं भी आपको पढ़ने को मिले, ठीक है। ध्यान रखना, नाच्यो बहुत गोपाल दलित उपन्यास है ये, ठीक। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? तो स्त्री पात्र हैं शशि और सरस्वती। शशि और सरस्वती शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं और यह उपन्यास किसका है? अज्ञे का उपन्यास है। किसका? अज्ञे का उपन्यास है। अगला प्रश्न है झूठा सच यशपाल का उपन्यास। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास। सीधी सच्ची बातें, ठीक है, इनके रचनाकार अभी ध्यान नहीं है। अगली रचना है आधा गांव, किसकी है? राही मासूम रजा की, ठीक है। तो इनमें से भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो ध्यान रहे सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। इसके अलावा झूठा सच, तमस और आधा गांव, ये तीनों की तीनों उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भीष्म साहनी की रचना कौन सी है? तो कड़ियां भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखें ना आने वाला कल भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? तो ध्यान रखें रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी का कथन है ये, और रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर है बंदिनी, फिर है झांसी की रानी तथा चिंगारियां। इनमें से प्रतिबंधित कृति कौन सी रही है? यानी वह कृति कौन सी है जिस पर बैन लगा दिया गया था? तो ध्यान रहे भारत भारती कृति पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। और ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1912 में आई थी और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है, ठीक है। ध्यान रखें भारत भारती, ठीक। बाकी झांसी की रानी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रहे अभिमन्यु अनंत, ठीक है, इनका उपन्यास है लाल पसीना। फिर है दोस्तों चित्रा मुदगल। ध्यान दें, यहाँ पूछ रहे हैं, प्रश्न देखें पहले, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं, यह कहानी संग्रह किसका है? तो ध्यान रहे चित्रा मुदगल जी का। चित्रा मुदगल जी का कहानी संग्रह है जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा, मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रहे भीष्म साहनी मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है? तो चिंतन मुद्रा निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां किसकी रचना है? तो ध्यान रहे रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय की रचना है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले मृगावती कब आई? 1503 ईस्वी में। फिर आई जायसी की रचना पद्मावत, कौन सी? पद्मावत, ठीक है,
ध्यान रखें 1540 ईस्वी। फिर है उस्मान की रचना चित्रावली, चित्रावली, ठीक है, कब आई? 1613 में। फिर आई नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती, कब आई? 1744 ईस्वी में, 1744 ईस्वी में। और मृगावती किसकी है? कुतुबन की रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मृगावती 1503 ईस्वी, फिर है पद्मावत जायसी की रचना 1540 ईस्वी, फिर है चित्रावली उस्मान की रचना 1613 ईस्वी, फिर है नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती 1744 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले कृति है आधा गांव, आधा गांव जो कि उपन्यास है राही मासूम रजा का। फिर है धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना। फिर है मुर्दा घर, मुर्दा घर। फिर है किशनगढ़ के अहेरी, किशनगढ़ के अहेरी। तो एक बार फिर से सुने, सबसे पहले आधा गांव, फिर धरती धन्ना अपना, फिर है मुर्दा घर, फिर किशनगढ़ के अहेरी, ठीक है। प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम। जरा ध्यान दें, प्रकाशन को यहाँ पर आधार बनाए, ठीक है। तो एक बात और आप ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप अपना प्रश्न पत्र करने जाएं, ठीक है, तो आप सीक्वेंस देखें इस तरह के प्रश्नों का। प्रकाशन के आधार पर सारी रचनाएं पूछी जा रही हैं, लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, या फिर रचना काल के आधार पर है या जन्म काल के आधार पर है। तो सीधा प्रश्न पढ़ते ही तुरंत नजर पहले तो रख लेना प्रश्नों पर, और अगर ऐसा कहीं आपको दिखे सीक्वेंस प्रश्नों का, तो आप अपना फोकस उसी प्रश्न के अनुसार रखना प्रश्न पर, ठीक है। ध्यान रखें कि आपको सोचना क्या है, ठीक है। तो ध्यान दे जरा, प्रकाशन की दृष्टि से सबसे पहले मछली मरी हुई, मछली मरी हुई। फिर है महाभोज, महाभोज। फिर है पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया, ठीक है, गिरिराज किशोर की रचना है पहला गिरमिटिया। फिर है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी की रचना है कितने पाकिस्तान, ठीक है। ध्यान रखें, एक बार फिर से सुने, मरी मछली मरी हुई, महाभोज, फिर पहला गिरमिटिया, फिर कितने पाकिस्तान। ये सभी प्रकाशन की दृष्टि से सही कृतियां हैं और सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें, प्रकाशन की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले दुलाई वाली किसकी है? राजेंद्र बाला घोष, यानी बंग महिला की कहानी दुलाई वाली। फिर है कहानी ग्राम, कौन सी? ग्राम। फिर है कौन सी कहानी? पंच परमेश्वर, किसकी है? तो ध्यान रखें, प्रेमचंद की कहानी है। फिर है जैनेन्द्र की कहानी पाजेब, जैनेन्द्र की कहानी पाजेब, ठीक है। तो ध्यान रखें, दुलाई वाली, फिर ग्राम, फिर है पंच परमेश्वर, फिर है पाजेब, ठीक है। तो प्रकाशन की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम। जरा ध्यान दें, सबसे पहले बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा। फिर है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ठीक है, महादेवी वर्मा। फिर है समय के पांव, समय के पांव। फिर है 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये रेखा चित्र या संस्मरण है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बोलती प्रतिमा, फिर है अतीत के चलचित्र, फिर है समय के पांव, फिर है 10 तस्वीरें, ठीक है। यह सही अनुक्रम है प्रकाशन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, यहाँ कुछ निबंध संग्रह हैं, किसके? निर्मल वर्मा के। जरा ध्यान दें, शब्द और स्मृति, शब्द और स्मृति। फिर है कला का जोखिम, कला का जोखिम। फिर है ढलान से उतरते हुए, ढलान से उतरते हुए। फिर है दोस्तों शताब्दी के ढलते वर्षों में, शताब्दी के ढलते वर्षों में। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले शब्द और स्मृति, फिर है कला का जोखिम, फिर है ढलान से उतरते हुए, और फिर है शताब्दी के ढलते वर्षों में। ये सभी क्या हैं? निबंध संग्रह हैं निर्मल वर्मा के, और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार
कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें कुबेरनाथ राय के निबंधों पर। ठीक, तो इनका निबंध संग्रह है सबसे पहले रस आखेटक, बहुत ज्यादा पूछा गया है ये निबंध संग्रह रस आखेटक। फिर है दोस्तों विषाद योग, फिर महाकवि की तर्जनी, फिर है दृष्टि अभिसार। तो ध्यान रहे कुबेरनाथ राय जी के निबंध संग्रह हैं रस आखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी और दृष्टि अभिसार। ठीक, अगला प्रश्न, कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो अब पूछे गए हैं कवि, जरा ध्यान दें। सबसे पहले नरेश मेहता, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर है ऋतुराज, फिर है मदन कश्यप। ठीक है, तो सबसे पहले नरेश मेहता, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, फिर है ऋतुराज और फिर है मदन कश्यप। ठीक, अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कब आया? 1948 ईस्वी में। फिर है विचार और वितर्क, ठीक है, 1949 ईस्वी। फिर है कुटज 1964 ईस्वी। फिर है आलोक पर्व 1972 ईस्वी। तो ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। ठीक है, जिसमें अशोक के फूल 1948 ईस्वी, फिर है विचार और वितर्क 1949 ईस्वी, एक साल बाद, फिर कुटज 1964 ईस्वी, फिर है आलोक पर्व 1972 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, और अगर ट्रिक के रूप में याद करना है तो ऐसे कर लो, अशोक ने विचार करके कुटज के सहारे आलोक पर्व मनाया, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है बलचनामा। ठीक है, बलचनामा, फिर है फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास मेला आंचल, फिर है बहती गंगा, फिर है जल टूटता हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले बलचनामा किसका है? नागार्जुन का। ठीक है, फिर मेला आंचल, फिर बहती गंगा, फिर जल टूटता हुआ। ठीक है, तो ये सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनके उपन्यास है सबसे पहले नहीं, प्रश्न के अनुसार सबसे पहले वरदान, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, फिर है निर्मला। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक, और एक बात ध्यान रखें, अगर आपको इनके उर्दू नाम भी जानने हैं, ठीक है, तो आप मेरे रामबाण संकलन के वीडियोस को देख ले, उसमें मैंने बहुत डिटेल में प्रेमचंद के उपन्यासों को कराया है। ठीक है, तो जरा एक बार उसको कर लेंगे आप, तो आपके काफी हद तक चीजें सही होंगी प्रश्न पत्र में। ठीक है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हरिओत जी का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, फिर है मैथिली शरण का महाकाव्य साकेत, फिर है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी, फिर है दोस्तों दिनकर की रचना उर्वशी। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। ठीक है, तो आपको दोनों को ध्यान में लेकर के चलना है। तो जरा ध्यान दें, प्रिय प्रवास, साकेत, फिर कामायनी, फिर उर्वशी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो आत्मकथाएं हैं, जरा ध्यान दें। सबसे पहले अर्ध कथानक, फिर है टुकड़े टुकड़े दास्तान, किसकी है ये? राजेंद्र यादव की, टुकड़े टुकड़े दास्तान। फिर है आज के अतीत, फिर है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ठीक है, तो जरा एक बार आप देख लें इन सारी आत्मकथाओं को, रामबाण संकलन के अंतर्गत प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो मैंने उसमें बता रखी है ये। ठीक है, देख लेना अगर आपके पास समय हो तो दोस्तों।
बाकी आप अपनी पुस्तकों से भी देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अर्धकथानक, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर है आज के अतीत, फिर है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। ठीक है, ये सभी क्या है? आत्मकथाएं हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू जी लाल की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले लल्लू लाल जी की कृति है सिंहासन बत्तीसी, फिर है शकुंतला नाटक, फिर सभा विलास, फिर है लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, और सिंहासन बत्तीसी भी। तो सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी, फिर शकुंतला नाटक, फिर सभा विलास, फिर लाल चंद्रिका। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये लल्लू लाल जी की कृतियां हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी जी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी जी के आलोचना ग्रंथों को। गौर करें दोस्तों, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, फिर है आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य, फिर है रस सिद्धांत, फिर है रीति और शैली। ये सभी क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी जी के आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आलोचक हैं ये। ठीक, एक ना एक ऑप्शन में जरूर मिलेगी इनकी कृति। और ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तो आप बिल्कुल छाप लें अपने मस्तिष्क में। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थापना है और तर्क। सबसे पहले देखें स्थापना। मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानववाद आस्तिक दर्शन। ठीक है, मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। ठीक है, तो नास्तिक और आस्तिक दर्शन की बात हो रही है। ठीक, ध्यान दे तर्क पर। मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है, निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। तो फिर मानवतावाद आस्तिक दर्शन कैसे हुआ? ठीक है, देखो यहाँ पे दो विरोधी बातें आ गई ना। ठीक, तो ए सही है, यानी मानवतावाद नास्तिक दर्शन है, मानववाद नास्तिक दर्शन है, जबकि मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। और इसमें तर्क क्या है? गलत है। ठीक है, तर्क गलत है। ये निर्गुण निराकार का प्रतिपादन नहीं करता, सगुण साकार का प्रतिपादन करता है मानवतावाद। ठीक है, और निर्गुण निराकार का प्रतिपादन कौन करता है? तो ध्यान रखें, मानववाद। देखो सिर्फ तार लगाने से ही कितना अंतर आ गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थापना है। क्या हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन क्या है? तो हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना, रस रीति की स्थापना। याद रखेंगे, हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है। तर्क है दोस्तों, जरा ध्यान देना। तर्क है, हिंदी रीति काव्य में रस से ज्यादा रीति को महत्व दिया गया है। हिंदी रीति काव्य में रस से ज्यादा रीति को महत्व दिया गया है। ठीक, तो ए सही है जबकि आर गलत है। यानी जो स्थापना अभी हमने पढ़ी वो सही थी और आर गलत है। ठीक है, हिंदी रीति काव्य में रस से ज्यादा रीति को महत्व दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थापना लय शब्द मात्र में ही नहीं, अर्थ भाव विचार सब में होती है। तो लय केवल शब्द मात्र में ही नहीं होती। ठीक है, अर्थ में होती है, भाव में होती है और विचार में होती है। तर्क क्या है? तर्क है दोस्तों, शब्द अर्थ अन्योन्याश्रित, शब्द अर्थ अन्योन्याश्रित होते हैं, शब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धि ग्राह्य होते हैं।
ठीक है। शब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धि ग्राह्य होते हैं। दोनों के अनुपात से ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है, ठीक है। तो श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है, ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है। तो दोनों बातें पॉजिटिव हैं, एक दूसरे से जुड़ रही हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थापना है दोस्तों, ध्यान दें। गिलानी से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है, ठीक है। तर्क है, दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है, यानी ए सही और आर गलत है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, गिलानी से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। पानीदार यानी जो शर्म वाला व्यक्ति है, ठीक है, कहीं भी थोड़ी सी अगर उसे बेइज्जती सी महसूस हो तो दोस्तों वह अंदर ही अंदर क्या है, चिंताग्रस्त हो जाता है और शारीरिक प्रभाव उस पर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि शरीर पर वो चिंता दिखाई देने लगती है और शरीर सूख जाता है, कुछ ये अर्थ है, ठीक। तो ध्यान दे दोस्तों, लेकिन तर्क कह रहे हैं कि दुबला होना जरूरी नहीं है कि निर्बलता की ही निशानी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है, किसी को खाना लगता है, किसी को नहीं लगता, ठीक है। ये भी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक। तो ए सही है, ए सही है, जबकि तर्क गलत है। अगला